हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट्स के वैल्यू फाइंड करना सीखा था, ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट्स के वैल्यू फाइंड करना सीखा था। साथ में हम लोगों ने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में भी आपको बताया था माइनर्स सब मैट्रिक्स होता है नहीं। पहले तो हमने आपको यह बताया था कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस जो है काफी इंटररिलेटेड है एक दूसरे से। डिटरमिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का ही प्रॉपर्टी होता है। ओके, अब हम कुछ डिटरमिनेंट्स के कुछ प्रॉपर्टी को बताएंगे, उनके कुछ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिनसे हम किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो पहले ओके, तो चलिए डिटरमिनेंट का सबसे नंबर 1 पहला प्रॉपर्टी पे आते हैं कि अगर हम कोई डिटरमिनेंट दिया गया, ओके, कोई डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं, ओके, ठीक है, और दोबारा यदि उसके रो को कॉल में बदलते हैं और फिर जो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो उनके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, मतलब क्या कि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाले या फिर उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाले, हम इक्वल वैल्यू आएगा। ओके, तो इसे भी इस प्रकार पूछ सकते हैं, वैल्यू of determinant and their transpose determinant type। ठीक है, चलिए सब लैंग्वेज में तो ये हो गया, मतलब इसे अलजेब्रिकली समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई डिटरमिनेंट दे दिया गया हुआ है, वो इस प्रकार है 1 2 3 4 2 1 3 2 5। ओके, इसका वैल्यू निकाले या फिर इसकी ट्रांसपोज का वैल्यू निकाले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, या कुछ इस प्रकार 1 2 3 4 2 1 3 2 5। ओके, इन दोनों का वैल्यू जो होगा हमारा ठीक है, ये लैंग्वेज में यही करा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एंड देयर ट्रांसपोज डिटरमिनेंट। ओके, चलिए इसका वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। डिटरमिनेंट के हमें मिल जाएगा क्या, अब 1 लेंगे तो 5 2 13 -2 लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 5 20 -3 प्लस 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 8 -6। यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 20 -3 17 73 का 34 और यहाँ हो जाएगा 2 814 -2। ओके, मतलब डिटरमिनेंट में का वैल्यू कितना मिल गया -20 मिल गया। दोबारा जब ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 लेंगे 10 -2 -4 लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 -6 और प्लस 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 -6। ओके, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 4 -16 और यहाँ हमारा हो जाएगा -4 -2। ओके, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ। ओके, देख सकते हैं लोग केवल ए का डिटरमिनेंट और ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल आ गया। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करें। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। ओके, पहला प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या देखा कि किसको ही डिटरमिनेंट ए और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट अगर निकाले तो हमें इक्वल मिलता है। ओके, अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट होता है। ओके, ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी यह होगा अगर किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है,
और उसके कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो उनके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ओके, क्या बताया हमने कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिनके कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो और उनका डिटरमिनेंट निकाले तो हमें 0 मिलेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इसे हम प्रूव भी करेंगे। पहले इसे हम लोग अलजेब्रिक लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी 2 है हमारा, इफ एनी टू रो और कॉलम, ओके, मतलब कोई भी दो रो या दो कॉलम, ओके, इफ एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल then value of determinant is 0। चलिए इसे हम लोग अलजेब्रिकली भी देख लेते हैं, या तो हमने डिटेल में लिख लिया। तो जैसे कि क्या कर रहा है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, तो मान लीजिए मैट्रिक्स है आपका ए, वो कुछ इस प्रकार है 2 3 1 2 3 1 2, ओके, 4 1 6, चाहे 4 करते थे, क्या दिक्कत है, ठीक है, 4 4 6 करते थे। अब हमें जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ रो 1 है और रो 2 इक्वल है, ओके, रो 1 और रो 2 क्या है, इक्वल है। अब इसका डिटरमिनेंट अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 6 माइनस 4 2 8, माइनस 1 लेंगे तो क्या होगा, 6 3 18, 4 2 8 प्लस 2 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 4 12, 4 1 4। जब इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 6 माइनस माइनस 2 माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 10, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 8 2 16, ओके, तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस 16 प्लस 16, ये देखिए हमें जुड़ा, ओके। यही नहीं, अगर कॉलम में कोई दो आइडेंटिकल हो गया तो हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 मिलेगा, ओके। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने बताया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या फिर उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में कोई मैट्रिक्स है, अगर उनके कोई भी दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाए तो उनके डिटरमिनेंट जो होंगे वो 0 होंगे, ओके। तो इसे भी प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 यह है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उनके कोई भी एक रो दूसरे रो के डायरेक्टली, उनके जो एलिमेंट्स हो एक दूसरे के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। मान लेते हैं रो 1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ रो 2 है, ओके, या फिर रो 2 जो है 3 टाइम्स ऑफ रो 3, एनीथिंग, ओके। अगर मतलब कोई भी दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो वैसे कंडीशन में भी जो डिटरमिनेंट होंगे वो हमारे डिटरमिनेंट जो निकलेगा वो 0 के बराबर होगा, ओके। जैसे कि हम लोग अभी देखा था, इसमें क्या देखा था कि कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तब वो 0 होता था। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो भी उनके वैल्यू जो होंगे क्या होंगे, 0 होंगे, ओके। तो इसे भी लिख लीजिए लैंग्वेज में, इफ एनी टू रोज और कॉलम, any two rows or column are directly or inversely proportional, directly or inversely, okay। if any two row or column directly inversely, column यहाँ पर लिख लेते हैं of a matrix, column of a matrix
indirectly or indirectly proportional, then value of determinant is 0. value of determinant is 0. ओके तो इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि ले लेते हैं मैट्रिक्स ले एग्जांपल के तौर पर जिसमें एलिमेंट है 2 4 5. ओके इनके 3 टाइम्स एलिमेंट निकालना है 6 12 15. आई आप कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए. ओके अब इनका डिटरमिनेंट निकालें. अब यहां पे देख सकते हैं रो 1 जो है रो 2 जो है रो 2 का रो 1 का दो क्या है 3 गुना 2 3 जा 6 4 3 जा 12 5 3 जा 15 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालें तो हमें क्या मिलेगा 2 लेंगे तो 12 minus 45 minus 6 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 और 4 minus 15. अगर 2 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 5 16. अब 12 5 16. ओके अब यहां देखिए तो जब 12 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 33 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -66. ओके सेम यहां पे 4 में से जब 15 घटाएंगे तो -11 माइनस अब 11 को -6 से करेंगे तो +66 और यहां पर 0 हो जाएगा. ये भी तो हमारा टर्म -66 +66 0 आ जाएगा. आप देख सकते हैं कि यहां हमें डिटरमिनेंट का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला 0 मिला. तो दो केस में वैल्यू हमें 0 मिलता है. पहला जब तब होता है जब आइडेंटिकल हो, दूसरा तब होता है जब उनके रो या कॉलम एक दूसरे डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए. आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा. तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 4. प्रॉपर्टी 4 कुछ इस प्रकार है कि कोई भी रो या कॉलम को उसके करस्पॉन्डिंग रो या उसी करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाता है. ओके मतलब जैसे हम लोग रो 1 के एलिमेंट्स में अगर उसके रो 1 के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वो डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाता है. ओके इसे हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं. द वैल्यू ऑफ determinant is equal to product of any row or column with their corresponding coefficient corresponding coefficients. ओके इसे कुछ हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स ले दिया हुआ ये हमारा A11 है, A12 है, A13 है. ओके A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33. ओके अब हमें डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू अगर निकालना तो वह जो होगा इसे भी इस प्रकार ले सकते हैं कोफैक्टर ऑफ A1. यहाँ कैपिटल A जो है कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है प्लस कोफैक्टर ऑफ A12 या फिर A13 कोफैक्टर ऑफ A13 या ठीक है या फिर यह भी हो सकता है A11 इनटू कोफैक्टर ऑफ A11 A21
कोफैक्टर ऑफ थीटा प्लस a थीटा कोफैक्टर ऑफ थीटा, ओके। या फिर इसके अलोंग भी फाइंड कर सकते हैं, इसके अलोंग या इसके अलोंग इसके अलोंग, इन्हीं के अलोंग भी फाइंड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर मिलेगा, ओके। तो इससे भी वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 5 कुछ इस प्रकार है कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स को अगर R1 और R2 और R3, ठीक है, अगर R1 और R2 को इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज करने का मतलब R2 को R1 की जगह लिख दे और R1 को R2 की जगह लिख दे, तो उनके डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा उसमें एक नेगेटिव माइनस का अंतर आ जाता है, ओके। मतलब अगर पहले जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स A है और उसका डिटरमिनेंट निकाले, अगर उसका वैल्यू हमें 5 मिलता है, ठीक है, और इंटरचेंज करने के बाद अगर रो 1 को रो 2 बना दे और रो 2 को रो 1 बना दे, तो उसका जो वैल्यू डिटरमिनेंट निकालेंगे वो हमें -5 मिलेगा, ओके। मतलब एक माइनस का अंतर हो जाता है। फिर अगर उसी चेंज वाले में से अगर R2 को R3 से रिप्रेजेंट चेंजेस कर दे, ठीक है, मतलब R1 तो ऊपर R2 के ऊपर चला गया, R1 यहाँ सेकंड पे आ गया, तो अगर R1 R3 को चेंज करेंगे फिर से माइनस का अंतर होगा, फिर से हमें 5 मिल जाएगा, ओके। मतलब जितने बार चेंज करेंगे उतने बार एक माइनस का अंतर होगा। याद रखें यह चेंजेस कॉरस्पॉन्डिंग ही होता है, मतलब R1 को R2 से कर सकते हैं या फिर R2 को R3 से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि R1 को R3 से कर, ओके। तो इसे कुछ पहले लैंग्वेज में लिख लेते हैं। The value of determinant, इसे इसको सिंपल इसे इस प्रकार लिखते हैं, let A is a matrix and here determinant is A, net is and B is a matrix, ठीक है। एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट क्या है, A है, डिटरमिनेंट ऑफ A है, ओके, एंड B इज अ मैट्रिक्स। यह जो मैट्रिक्स है ना वो मैट्रिक्स A के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से ही बना, ओके। B इज अ मैट्रिक्स which are formed by interchanging first row into second row, okay. Here determinant is माइनस, ठीक है। इसे एक बार समझ लेते हैं फिर से। कोई मैट्रिक्स A है और उसका डिटरमिनेंट वो डिटरमिनेंट ऑफ A इस प्रकार, ओके, और B अलग अदर मैट्रिक्स है, पर वो जो मैट्रिक्स बना वो मैट्रिक्स A के रो और रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करने पे बना, ओके।
ठीक है, यहाँ पर रो 2 रो 3 में हो सकता है। ओके, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए के बराबर होगा। इसे हम कुछ इस प्रकार समझ लेते हैं। मैट्रिक्स ए है, हमारा कुछ इस प्रकार है a11, चाहे इसे ए बी सी कैसे करते हैं, a b c d e f g h i। ओके, और इसका डिटरमिनेंट मान लेते हैं कि हमें k के बराबर है। ठीक है, और b एक डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स है, वो कुछ नहीं, बस ये वाला r2 हमारा यहाँ पे है d e f a b c g h i। ओके, तो अब इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे b का, तो वो बस कुछ नहीं, 1 माइनस k के बराबर ही होगा, 1 नेगेटिव ऑफ k के बराबर। ठीक है, बस तो याद रखिए हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो तो कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, r1 को r2 से कर सकते हैं या फिर r2 को r3 से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें r1 r2 को करना पड़ेगा, अगर फिर हम r3 को अप्लाई करा तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। मतलब एक बार r1 से r3 में इंटरचेंज नहीं कर सकते, याद रखें, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। या फिर उसी तरह c1 को c2 पर से कर सकते हैं, या फिर c2 को c3 से कर सकते हैं। c1 को डायरेक्टली c3 से हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, या दो स्टेप का प्रोसेस होता है, याद रखें हमेशा। तो इसे भी वीडियो को पॉज करें, अपने कॉपी में टाइप डाउन करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू डिटरमिनेंट्स का वैल्यू फाइंड किया जाता है। ओके, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिटरमिनेंट्स, मतलब कि यहाँ जो एलिमेंट डिजिट्स दिया हो वो काफी लॉन्ग हो। ओके, मतलब 500 600 700 512, मतलब कुछ ऐसा हो, तो हम लोग उस एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इसे हम इजी नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उनका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ओके, तो चलिए अब पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखते हैं। तो इसे इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे कीजिए एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 टाइप्स के होते हैं, 3 रो के अलोंग और 3 कॉलम के अलोंग। ओके, याद रखिए 3 रो के अलोंग होते हैं और 3 कॉलम के अलोंग होते हैं। इसे हम रो पे सीख लेते हैं और कॉलम में एज इट इज लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए इसे हम सीखते हैं। पहला ऑपरेशन होता है, पहले ले लेते हैं डिटरमिनेंट ये है आपका, और कुछ इस प्रकार है मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स ही लेते हैं, व्हाट A B C D E F G H I। ओके, पहला आते हैं एडिशन वाला। ओके, पहला एडिशन, तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे किसी पार्टिकुलर रो में या किसी पार्टिकुलर ऑपरेशन में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करें। ओके, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे अप्लाई होगा, तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमें R1 पे एलिमेंट्री ऑपरेशन कराना, पहला आपका एडिशन का, पहले एडिशन का बता रहे हैं, वो रो के अलावा हो सकता है, कॉलम के अलावा, तो दो हो गया। ओके, तो एडिशन में क्या होता है, जैसे सपोज हमें R1 पे अप्लाई करना है। ओके, तो R1 जब हम R1 पे एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तब वो हमारा एलिमेंट ये A B C नहीं होगा, बल्कि वो चेंज होकर कुछ और बन जाएगा। तो चेंज कैसे होगा, तो लिखते पहले कैसे, ये भी बताते हैं आपको कि R1 टेंस को, मतलब जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे मतलब R1 अब चेंज होकर क्या बन जाएगा, R1 R2 या फिर एनीथिंग। ठीक है, हम चाहे तो अब क्या हो, जैसे कि हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया,
इस ऑपरेशन को कहाँ अप्लाई होगा, R1 पे। तो अब जो R1 होगा वो R1 चेंज होकर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब जब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स A जो होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ओके, A प्लस B और सॉरी A प्लस D, B प्लस E और C प्लस A, यहाँ हो जाएगा क्या, बाकी लिमिट सेम हो जाएगा, D E F G H। ठीक है, अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालें या फिर इसका डिटरमिनेंट निकालें, हमें वैल्यू सेम मिलेगा। हम चाहे तो यहाँ पे अपने जरूरत के हिसाब से R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हैं। ओके, ये चाहे तो R2 में भी अप्लाई कर सकते हैं, R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1 या एनीथिंग। ओके, अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम एडिशन होता है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम ही काउंट करते हैं। ओके, तो चाहे तो यहाँ R1 R2 को ऐड करें और R3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो अपने जरूरत के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। सेम चीज हम लोग कॉलम में भी अप्लाई करेंगे। ओके, हम चाहे तो कॉलम 1 में C1 टेंड्स टू, जैसे यहाँ आप इसको बोलते कैसे हैं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। तो अगर कॉलम के हम अप्लाई करेंगे तो C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2। ठीक है, इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बताएंगे। तो पहले इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसका जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे तो आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो प्लीज राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम ये तो दो हो गया, पहला कि रो में अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, दूसरा आते हैं वो हमारा पहला दूसरा था, ये हमारा तीसरा चौथा। ओके, इसका आपको नाम तो लगा दीजिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद नो इफेक्ट। ओके, इसका मतलब क्या होता है बताते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद नो इफेक्ट मतलब क्या, कि मान लिया आपको मैट्रिक्स A है। ओके, मैट्रिक्स आपका A है और यहाँ पे A B C D E F G H और I है। ओके, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें अप्लाई ये कर सकते हैं कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3R3, मतलब R3 में 3 से गुना करके हम R1 में टेंड्स कर देंगे। तो अब हमारा R1 क्या हो जाएगा, R1 प्लस 3R3। ओके, हम चाहे तो यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, R2 यूज कर सकते हैं, एनीथिंग जो आपको अच्छा लगे, मतलब जरूरत के हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो नहीं, जो जरूरत हो उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। इसका जरूरत हम आप लोग क्वेश्चन को देख के क्लियर हो जाता है। तो आपको ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है क्या, कि हम रो R1 का जो वैल्यू निकाले वो R1 प्लस 3R2 के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या होता है, जो डिटरमिनेंट A का वैल्यू निकाले पहले तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लोग 2 से हम R2 जब कर दिया तो ये 3 हो जाएगा। तो A प्लस 3D B प्लस 3E हो जाएगा C प्लस 3 है। ओके, और ये बाकी से एज इट इज टाइप ऑफ है E F G H I। ओके, तो अब जब हम इसका डिटरमिनेंट निकाले या फिर इसका डिटरमिनेंट निकाले सेम ही मिलेगा। ओके, और इफेक्ट मतलब कि ये जो 3 टाइम्स किए हैं इसका डिटरमिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए हमने यहाँ लिखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद नो इफेक्ट। ओके, ये हमारा रो के रूप में अप्लाई हो सकता है और कॉलम के रूप में। तो हमारे यहाँ 3 4 हो गया, 3 में हो गया, रो के रूप 4 में हो गया, कॉलम के रूप। हम चाहे तो इसे इस प्रकार यूज कर सकते हैं, C2 टेंड्स टू C2 माइनस 3C1 C3 C1 जो भी जरूरत हो उसके साथ यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमारा 3 4 के हो गया। इसे वीडियो पॉज करके अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए।
अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो है 5 और 6। 5 और 6 अगला हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ इफेक्ट। नहीं मतलब विथ इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा मैट्रिक्स के वैल्यू पे भी इफेक्ट पड़ेगा। पहले वाले में क्या था, इफेक्ट नहीं पड़ता था, अब वाले में इफेक्ट पड़ेगा। तो यह जो होगा फिर में होगा रो के अलॉन्ग और 6 में होगा कॉलम के अलॉन्ग। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अगर हम r1 टेंड्स टू 3 r1 करते हैं, ओके, हम लोग r1 अलॉन्ग क्या कर दिए, 3 r1 कर दिए। ठीक है, तो हमारा जो यह जो होगा, तो अब यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं करना, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से। बाकी जब एज इट इज लिखा जाएगा D E F G H I, ओके। इसे हम डिटरमिनेंट के केस में यूज करते हैं, याद रखिए। देखिए यहाँ पे पिछले वाले में जब हमने सीखा था तो उसमें हमें किसी चीज से डिवाइड करना पड़ता था, ओके, परंतु जब यहाँ पे r1 को 3 r1 से मल्टीप्लाई कर दिए, ओके, तो ऐसे केस में हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर k टाइम्स अगर हो, सपोज 3.5 k हो, ओके, k जो है स्केलर नंबर है तो यहाँ पे हमें k, ओके। तो सेम एप्लीकेशन हम लोग कॉलम के अलॉन्ग में अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉलम के केस में भी हमें k से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। अगर मान लेते हैं हम ये अप्लाई करते हैं c2 टेंड्स टू सपोज kc, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, k से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। याद रखिए हमेशा कि ये इस वाले केस में हम लोग उसी रो में जिसमें अग्रीमेंट ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उसी रो में k से मल्टीप्लाई करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि r1 टेंड्स टू k r2 जो गलत हो जाएगा, ओके, मतलब उसी रो में। पर प्रीवियस में क्या था, हमें था प्रीवियस वाले में कि r1 टेंड्स टू r1 प्लस 3 r2, या r1 r2 में तो कोई इफेक्ट नहीं था, मतलब कोई चेंजेस नहीं था, बस ये r2 में 3 से मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, तो इससे हमारा डिटरमिनेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, परंतु अगर सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट में, मतलब r1 में ही अप्लाई किया और r1 में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें उस टर्म से डिवाइड भी करना पड़ता है। तो आपको इस बात को याद रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। तो चलिए इसे भी आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम सॉल्यूशन कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं। एग्जांपल्स देखिए, आपको ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिक क्लियर होंगे। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स को यूज करते हैं जिनमें हम इन 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस का और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहला एग्जांपल पे हम लोग आते हैं।
एग्जांपल 1 है हमारा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1। आपको इनका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इस पे वो जो 6 आपको ऑपरेशंस बताए एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हुए आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका वैल्यू क्या फाइंड करना है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमें 0 होता है। ओके, हम ये जानते हैं। तो अगर हम यहां पर क्या अप्लाई करें, r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। ओके, हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3 अप्लाई करें तो अब r1 चेंज हो जाएगा और चेंज होने के बाद क्या बनेगा, इन तीनों के सम के बराबर ये एलिमेंट हो जाएगा, इन तीनों के सम के बराबर ये एलिमेंट हो जाएगा और इन तीनों के सम के बराबर ये एलिमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, यहां क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और यहां क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 1 और यहां तो सेम ऐसे लिखा जाएगा। मैं हमारा क्या होगा। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे इक्वेशन किस प्रकार हो जाएगा 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ से 1 और ओमेगा। ओके, और जब किसी भी पार्टिकुलर रो के किसी पार्टिकुलर रो के तीनों एलिमेंट्स या किसी पार्टिकुलर कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू क्या हो जाता है, हमें 0 मिल जाता है। अगर आप इसे एक्सपेंड भी करिएगा तो हमें 0 मिल जाती है, इक्वल टू 0। ओके, तो हमें इनका वैल्यू क्या मिल गया 0 मिल गया। ओके, तो इस प्रकार हमने इनका वैल्यू फाइंड कर लिया। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी सॉल्व करें और इसे भी अपने कॉमेंट में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार है 1a b प्लस 1 b c प्लस 1 c a प्लस b equal to 0. Okay, sorry, question. So हमें दिखाना है कि जो गिवन डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा वो कैसे होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस का अप्लाई करते हुए इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें।
आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 पुट करना है। ओके, तो हम लोग प्रॉपर्टी में देखे थे कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता था, ओके, याद है हमने बताया था प्रॉपर्टी में कि कोई भी एनी टू रोज और एनी टू कॉलम आर आइडेंटिकल ऑफ ए मैट्रिक्स, देन देयर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमें इनके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 दिखाना है, तो हमें किसी भी दो रो या दो कॉलम का वैल्यू इक्वल दिखाना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे अप्लाई करें ताकि किसी भी दो रो या दो कॉलम को आइडेंटिकल बना दिया जाए। ओके, इसके बाद हमने आपको एक बात यह भी बताया था कि जैसे कि मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, ओके, मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता था, हमें सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना होता था। ओके, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना होता था, परंतु डिटरमिनेंट के केस में हमें किसी भी एक पार्टिकुलर रो में या किसी एक पार्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, परंतु इस मैट्रिक्स के केस में सारे में करना पड़ता है और डिटरमिनेंट के केस में किसी भी पार्टिकुलर रो, एक पार्टिकुलर रो में या किसी एक पार्टिकुलर कॉलम में, सारे में नहीं करते। ओके, उसी का आपको अगर कॉमन भी लेना होगा तो किसी भी पार्टिकुलर एक रो में या फिर पार्टिकुलर एक कॉलम में ही कॉमन से कॉमन लेंगे। ओके, तो इन दोनों बातों को इसमें अप्लाई करते हुए चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं कि अगर कॉलम 2 को और कॉलम 3 को कॉमन ऐड कर दें, ठीक है, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को जब ऐड करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, a + b + c। देखिए यहाँ पे कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड किया तो a + b + c, यहाँ हो जाएगा c + a है, तो अभी ऑलरेडी है a + b + c हो जाएगा, यहाँ पे c है और a + b को ऐड करेंगे तो a + b + c यहाँ भी हो जाएगा। ओके, तो मतलब अब जो टर्म है हमारा a + b + c, a + b + c और a + b + c हो जाएगा। उसके बाद हमने आपको जस्ट अभी बताया कि इसमें अगर कॉमन भी लेते हैं तो किसी पार्टिकुलर रो या किसी पार्टिकुलर कॉलम से लेते हैं, सारे एलिमेंट्स से कॉमन लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हमने अगर इसको कॉलम 2 से पहले तो ऐड कर दें, उसके बाद अगर a b c कॉमन ले ले तो हमें इसमें 1 1 1 मिलेगा और यहाँ तो ऑलरेडी 1 1 1 दे रखा है, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हो सकते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ही होता है किसी भी दो कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो अप्लाई करेंगे कि कॉलम 2 में कॉलम c2 + c3 करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 1, यहाँ हमारा हो जाएगा a + b + c, a + b + c और यहाँ हो जाएगा a + b + c और यहाँ हमारा है b + c, c + c और a + ओके, हम लोग यहाँ पे LHS लिख लेते हैं क्योंकि हमने LHS को लेके पढ़ा है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो लिख लेते हैं कि टेक कॉमन a + b + c फ्रॉम c2 में से हम ये कॉमन ले लेते हैं, a + b + c कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 1 1 1, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ हमें क्या आ जाएगा b + c, c + a और a + b। ओके, यह हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं चूंकि सिंस c1 एंड c2 आर आइडेंटिकल, यहाँ लिखते हैं सिंस c1 एंड c2 आर आइडेंटिकल, therefore value of determinant तो ये पार्ट तो मैथमेटिकल हो जाएगा। तो क्या करेंगे a + b + c * 0 मतलब 0 आ गया। तो LHS कर लो RHS। देखिए इसे हम समझाते फिर से कि हमने यहाँ से a + b + c कॉमन लिया तो 1 1 हो जाएगा। तो अब चूंकि c1 एंड c2 आइडेंटिकल हो जाएगा, कॉलम देखिए 1 1 1 है, 1 1 1 है, तो आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो a + b + c * 0 = 0 हो गया। अब LHS को हमने लेके बढ़ा था और हमें RHS मिल गया। तो इस प्रकार हमने दोनों का वैल्यू बराबर प्रूव कर लिया और ठीक है, और इस तरह गिवन क्वेश्चन प्रूव हो गया। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे भी अपनी कॉपी में राइट डाउन करें।
आई होप आप लोगों ने सब कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है जिसमें हमें प्रूव करना है 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b माइनस c और c माइनस। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें भी आप लोगों को एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद इसे जब सिंपली एक्सपेंड करेंगे तो हमें वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात, ओके, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो हमें ध्यान रखना है, ओके, कि हम इस एलिमेंट में किसी पार्टिकुलर रो में या किसी भी पार्टिकुलर कॉलम में दो एलिमेंट्स को जीरो करते हैं। ओके, जब ऐसा करते हैं तो इसे एक्सपेंड करना इजी हो जाता है। ओके, और उसे ज्यादा अट्रैक्टिव भी हो जाता है। ओके, तो प्लीज आप भी जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो पहले कोशिश करें क्या कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को पहले जीरो कर दें, फिर बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिमेनिंग टर्म आ जाएगा। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो सबसे पहले करते हैं क्या कि अगर हम कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा सकते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a - b और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, मतलब इस टर्म में से हम लोग a - b कॉमन ले सकते हैं तो हमें इसका फैक्टर मिल सकता है। ओके, सिमिलरली अगर कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ 1 - 1 0, यहाँ हो जाएगा b - c, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर - c स्क्वायर। ओके, तो उसी प्रकार जब हम इसमें से b - c कॉमन ले सकते हैं मतलब ये फैक्टर हमें ये मिल जाएगा। तो दो फैक्टर तो हमें क्लियरली मिल रहा है। ओके, तो हम करते हैं क्या, c1 में से c2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड c2 में से c3 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो इस प्रकार मिल जाएगा 1 - 1 0, यहाँ हो जाएगा a - b और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। ओके, सिमिलरली यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा b - c और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर - c स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 c और c स्क्वायर। ओके, ये टर्म हो जाएगा। इसके बाद करते हैं क्या कि हम लोग टेक कॉमन a - b and b - c from c1 and c2। अगर हम c1 में से a - c कॉमन लें तो हमें यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 1 और यहाँ a + b हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं a स्क्वायर - b स्क्वायर = a + b × a - c होता है। तो जब a - c कॉमन ले लिया तो यहाँ पर a + b बचेगा, यहाँ 1 यहाँ 0, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं a - b, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 0, यहाँ 1, यहाँ मिलेगा a + b। ओके, सिमिलरली यहाँ जब b - c कॉमन लेते हैं हम लोग तो यहाँ तो हमें 0 मिलेगा, यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा b + c और यहाँ 1 c और c स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि रो 1 में हमें दो एलिमेंट 0 मिल गया। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप प्रूव करने की कोशिश करें तो पहले सबसे पहला आपका कोशिश प्रयास यही होगा कि मैक्सिमम दो एलिमेंट्स को किसी पार्टिकुलर रो या कॉलम में हम 0 कर दें। ओके, किसी भी दो, कोई भी पार्टिकुलर मतलब रो 1 में भी कर सकते हैं, रो 2 में, रो 3 में भी कर सकते हैं, किसी भी रो में पर मिनिमम दो एलिमेंट 0 होना चाहिए। ओके, मिनिमम मतलब दो ही होना ही चाहिए, 3 हो जाए तो ज्यादा सही है पर मिनिमम 2 होना चाहिए। अब हम फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये एलिमेंट तो 0 है, तो पहला दो टर्म तो 0 मिल जाएगा।
इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो हमें क्या हो जाएगा, वहां एक्सपेंडिंग है b माइनस सॉरी b माइनस c है a माइनस, यहाँ इसके को एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 into b plus c माइनस इसको मल्टीप्लाई करके सेपरेट करना पड़ेगा तो माइनस से माइनस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं b से b कैंसिल हो जाएगा तो हमें c माइनस a मिल गया, तो a माइनस b माइनस c और c माइनस a हमें यहाँ मिल गया, क्या मिल गया a माइनस b माइनस c और c माइनस a। ओके, तो जो हमने LHS से पढ़ा था और हमें RHS के लिए क्या, तो LHS से पढ़ो RHS प्रूव हो गया, LHS से पढ़ो RHS। ओके, देखिए ध्यान से 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, जिसको हमने क्या किसके बराबर प्रूव कर दिया, a माइनस b b माइनस c c माइनस a। ओके, याद रखिए इसे हम साइक्लिक डिटरमिनेंट बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स है। ओके, ये कुछ डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस हैं जिनको आपको दिमाग में हमेशा फिट रखे रहना है। ओके, ताकि इनके हेल्प से आप जेईई के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें हम आपको जेईई मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बताएंगे, साथ में हम लोग लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डिटरमिनेंट मेथड से या फिर मैट्रिक्स मेथड से, जो कि हमने मैट्रिक्स में आपको नहीं बताया, वो कुछ इसी में आपको पढ़ना है। ओके, इसके साथ साथ और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।